हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं शीप डिस्कशन चैप्टर वेक्टर्स का। एआईसी लाइव अमन इंदिरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, इस पे आपका स्वागत है। हम लोग 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक नया सेगमेंट है, नया लेक्चर है, तो नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शीट डिस्कशन। हम लोगों ने जो शीट क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट की है उसी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास शीट्स नहीं है उनके लिए हम क्वेश्चंस लिख कर भी ला रहे हैं, तो अगर शीट्स नहीं है, क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ रेफर करें वीडियो को, इसी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे, शायद 30 क्वेश्चंस तक हो गए थे हमारे। हाँ, 30 तक हो गए थे। तो ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से हम काम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। देर आर 2 फोर्स वेक्टर्स। अब फोर्स है, भाड़ में जाए, वेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक है 5 न्यूटन की, एक है 12 न्यूटन की। एट वॉट एंगल्स द 2 वेक्टर्स बी एडेड to get resultant vector of 17 and 7 and 13 respectively। ध्यान से देखो, पहली वाली फोर्स जो तुम्हारे पास है वो है 5 न्यूटन की, दूसरी वाली है 12 न्यूटन की। ठीक है, इनसे तुम्हें मिलाकर सबसे पहले चाहिए 17। ये तो डायरेक्ट ऐड होके आ रहे हैं, यानी 5 + 12 = 17। यानी कि एक फोर्स 5 आगे रही होगी, इसी के आगे एक और 12 आ गई होगी, तो मिला करके ये 17 न्यूटन की फोर्स बन रही होगी। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल इस केस में 0 डिग्री रहा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, भाई तुम तो हो ही नहीं। आगे देखो, दूसरी फोर्स ये जो तुमसे डिमांड कर रहा है वो 7 न्यूटन की कर रहा है, तो 7 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन और 12 न्यूटन की फोर्स है। इससे रिजल्टेंट चाहिए 7 का, और तुम समझ गए कि सर 12 न्यूटन में से 5 न्यूटन को माइनस करेंगे तो बचेगा 7 न्यूटन। यानी कि 12 न्यूटन यहाँ फोर्स लग रही होगी और 5 न्यूटन जस्ट ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी, तभी मिला जुला कर इसके पास 7 न्यूटन बच रहा होगा। यानी हमारी दोनों फोर्सेस के बीच में 180 डिग्री का एंगल रहा होगा। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन में पहला 0 और दूसरा 180 ए ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो 90 डिग्री आएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल तुमसे कह रहा है कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखा है। कह रहा है कि ए प्लस बी की डायरेक्शन क्या होगी और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले ए को लिख लो, जैसा लिखा है ए वैसा लिख लो, दैट इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। और दूसरा लिखा हुआ है बी, इसको लिख लो, दैट इज 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तुमसे डिमांड किसकी की गई है, ए प्लस बी की। तो एक काम करो, इधर लिखो ए प्लस बी, वेक्टर वेक्टर, इन्हें ऐड कर दो भाई। आई से आई ऐड होगा, 10 आई कैप हो जाएगा, और प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, है ना। 8 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो ए प्लस बी सबसे पहले तो ये हो गया, ये है। ठीक, अब ए प्लस बी आ गया तो मॉड ऑफ ए प्लस बी भी चेक करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी कैसे आएगा, हम सबको पता है कि वो डिस्टेंट फॉर्मूला टाइप का एक फॉर्मूला होता है, उससे निकल आता है, दैट इज √x² + y² + z²। क्योंकि यहाँ पे z कॉम्पोनेंट नहीं है, इसलिए हम z की चर्चा नहीं करेंगे। हमारे a प्लस बी में x की जगह पे 10 है और y की जगह पे 5 है, तो लॉजिकली ये हो गया 100, ये हो गया 25, तो रूट में आ गया बेटा 125। और 125 किसका होता है भैया, 125 तो होता ही नहीं किसी का, तो क्या करें सर, इसको लिख लें 25 × 5। तो बेसिकली √5 रह जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है। चेक करो कि ये मैग्नीट्यूड किस इधर दिया हुआ है, ये तो 5 लिखा है, गलत हो गया। ये 10 लिखा है, गलत हो गया। 25 लिखा है, गलत हो गया। 5√5, बी ऑप्शन करेक्ट है, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव में 3 एलिमिनेट हो गए तो चौथे को क्यों चेक करना है यार, वही आंसर होगा, है ना। लो आगे बढ़ जाओ, देखो सवाल कैसे लग रहे हैं। अ ट्रक traveling due north with 20 meter per second turns west and travel at the same speed, change in velocity would be। तो भाई आप सबसे पहले क्या करो कि नॉर्थ की तरफ चले जाओ। ठीक है, दिख क्यों नहीं रहा यार, ये ओपेसिटी नहीं है, सॉरी। चलो देखो, अब दिखा, ये जो भी है यहाँ पर है। कह रहा है कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है,
स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड। देर आफ्टर ये वेस्ट की तरफ जाने लगे। हम सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और स्पीड यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड थी, सवाल में कहा गया है वेस्ट में चल रहा है विद द सेम स्पीड। ठीक है, अब सर चेंज इन स्पीड कैसे निकालें? तो मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और मान लेते हैं कि ये बी वेक्टर है। तो चेंज इन स्पीड का क्या मतलब है, या चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी वेक्टर, और डेल्टा वी वेक्टर का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को माइनस करना है। माइनस करने का क्या तरीका सिखाया गया था कि सर जो फाइनल वेक्टर है उसे रहने दो, और जो इनिशियल वेक्टर है आप उसे इस प्रकार से उल्टा कर दो। ठीक है, उल्टा कर दिया आपने? जी हाँ सर, उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने के बाद इनसे बना लो आप एक पैरेललोग्राम। तो हमने सर पैरेललोग्राम बना लिया है। पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो कॉमन टेल से निकलने वाला डायगोनल है ये रिजल्टेंट होगा। हमने कहा बात तो आपकी सही है, ये रिजल्टेंट है। अब ये जो रिजल्टेंट है ये ए प्लस बी जैसा नहीं है। हमने यहाँ पर इसे ए कहा था, हेड इधर था, हमने ए को उल्टा कर लिया है, तो ये चीज़ हो गई है माइनस ए, और ये चीज़ हो गई है बी। तो बेसिकली ये माइनस ए प्लस बी है, यानी एक्चुअली बी माइनस ए है, यानी कि यही चीज़ हमारा डेल्टा वी वेक्टर चेंज इन स्पीड है। तो देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन बदलने से नहीं बदलता है ना, ये भी 20 ये भी 20 और एंगल अभी भी 90 है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो पाइथागोरस से आराम से निकल आएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू बनेगी, इसको वाई एक्सेस बोल दो, इसको एक्स एक्सेस बोल दो, चेंज के लिए लिखोगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि रूट में 20 का स्क्वायर इंटू 2, 20 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। आंसर ये आने वाला है। ठीक, तो 40-40 वाले आंसर तो आप 2 मिनट में निपटा दीजिए कि गड़बड़ है। 20√2 सही है। अब 20√2 में दो डायरेक्शंस फंस गई हैं बी और डी ऑप्शन में, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं डायरेक्शंस भी, इसमें क्या ही परेशानी है। ये दो ऐसे डायरेक्शंस होती हैं बेटा, है ना, इसको समझते हैं। हमारी वेलोसिटी इस दिशा में आ रही है, ये ध्यान रखना। देखो ध्यान से, इधर हमने नॉर्थ माना था और ऊपर हमने वेस्ट माना था, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ हमारे लिए ईस्ट रहा होगा और इधर की तरफ हमारे लिए साउथ रहा होगा। ठीक, तो जो चेंज इन स्पीड आ रही है वो इस दिशा में आ रही है, और इस दिशा को अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखो बेटा। कह रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस। कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर हैं, मान लो कि एक यूनिट वेक्टर कोई भी वॉटेवर, कोई पी कैप है और कोई क्यू कैप है। ये दो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स, हमने कहा ठीक है यूनिट वेक्टर्स हैं। कह रहा है इनको जोड़ा गया है। जोड़ा गया मतलब इनका कोई रिजल्टेंट आ रहा है। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर होगा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, जी हाँ। पी और क्यू दोनों को यूनिट वेक्टर बोला गया है, तो पी भी 1 है क्यू भी 1 है, 2 × 1 × 1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये इसके मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। सवाल कह रहा है कि जो सम है वो खुद भी यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, उधर से रूट हटा दो, 1 + 1 + 2 कॉस थीटा, इसको जोड़ लो तो ये 2 + 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 + कॉस थीटा, सामने 1 आ गया, इसको नीचे भेज दो, 1/2 = 1 + कॉस थीटा। तो कॉस थीटा = 1/2 - 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। और तुम इस बात को अच्छी तरह समझते हो कि कॉस थीटा -1/2 आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई है। यानी जो दो वेक्टर्स हम पी और क्यू मानकर चल रहे थे उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। तो कह रहा बताओ उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिफरेंस का मतलब पूछा जा रहा है कि पी कैप माइनस क्यू कैप क्या होगा। तो हमने कहा देखो एक बात समझो कि जब भी कभी सम निकाला जाता था, एडिशन, तो हमेशा a² + b² + 2ab cos थीटा से निकाला जाता था। डिफरेंस निकालना होता था तो a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा से निकाला जाता था। ठीक है, जवाब है हाँ सर। पी की वैल्यू कितनी 1, क्यू की 1, पी की 1, क्यू की 1, कॉस 120, ऐसे सोचना पड़ेगा। जी हाँ, 1 + 1 हो गया 2, -2, और कॉस 120 अभी हमने देखा है कि 1/2 होता है माइनस में, तो दिस इज -1/2, ये कट गया। ठीक है, तो हमारे लिए क्या आंसर बन रहा है, 2 माइनस, और ये अंदर वाला -1 हो गया, +1, तो आंसर आ रहा है √3। तो बेसिकली आंसर इज √3, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक आइडिया है, लल्लू लल्लू फॉर्मूला है, आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, और कह रहा है कि ए 2b 3c की वैल्यू क्या होगी। भैया ए तुम्हें दे रखा है इसने, ठीक, अब ए दिया हुआ है, क्या कह रहा है 2i कैप प्लस जे कैप, फिर इसने तुम्हें बी वेक्टर दिया है, ये 3j कैप माइनस के कैप, फिर इसने सी वेक्टर दिया है, कह रहा है 6i कैप माइनस 2k कैप, और आंसर किसका मांग रहा है इस बदतमीज का। इसकी वैल्यू क्या इसने लिखी है, कह रहा है ए कैप ए वेक्टर -2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 3 टाइम्स सी वेक्टर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनकी वैल्यूज निकाल लो। तो जब तुम ए लिखोगे तो ए तो मेरे पास आ ही चुका है, अब ए की खास जरूरत बची नहीं, ये तो आ ही गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन बी की जगह 2b चाहिए, तो अगर हम 2b वेक्टर लिखेंगे तो लॉजिकली उसे डबल करना पड़ेगा, तो 6j कैप -2k कैप, और 3c वेक्टर चाहिए, इसका मतलब इसे ट्रिपल करना पड़ेगा, 18i कैप -6k कैप, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तीनों को, a -2b प्लस 3c, जोड़ो भैया। ए को लिखो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस, ये जो 2b है इसको पूरा लिख लो, 6j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप, प्लस 3c पूरा लिखा हुआ है, 18i कैप -6k कैप। अब भैया आई वाले से आई वाले को जोड़ दो, तो बन गया 20i कैप, जे वाले से जे वाले को जोड़ दो, तो मेरे हिसाब से बन गया -5j कैप, के वाले से के वाले को जोड़ दो तो बन गया -4k कैप, एंड द आंसर इज दिस 20 -5 -4, 20 -5 -4, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो, अगला सवाल अच्छा है, ध्यान से पढ़ें, एनएलएम में भी आएगा ये। एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का है, वी मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक वॉल पर थीटा एंगल पर टकराता है जैसे दिख रहा है, रिबाउंड करता है विद द सेम स्पीड, मतलब यहाँ भी वी ही है, बस वो वेलोसिटी अलग है इसलिए v1 v2 लिखा है, स्पीड सेम है, मतलब यहाँ अगर स्पीड v है तो यहाँ भी स्पीड v है, डायरेक्शन पहले इधर थी अब इधर है, डायरेक्शन बदलने की वजह से सवाल के डायग्राम में v1 v2 लिखा है। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, क्लास इलस्ट्रेशन है बेटा, हम लोगों ने क्लास में भी कर रखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सस्ता सवाल है। अब देखें कि ये एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार पर ऐसे एक बॉल आ रही है और टकरा रही है, तो हमने टकरा दी बॉल को, बॉल टकराई तो इस तरफ हमने इसका मोमेंटम देखा, अगर इसकी वेलोसिटी v थी, मान लेते हैं कुछ भी, तो इसका मोमेंटम भी इसी तरफ होगा, फॉर्मूला होगा m टाइम्स v। टकराने वकराने के बाद ये बॉल इधर चली गई, और अब की बार बॉल इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, और कह रहा है स्पीड सेम है, तो स्पीड अभी भी v है, और मास अगर m है तो m टाइम्स v इसका जाने का मोमेंटम होगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल सच बात है। बाद में हम इसको बिल्कुल सेंटर में एक बढ़िया सी डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल की तरह है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। क्यों ना हम इसको इस तरह से विचार करें कि जैसे ये एक मोमेंटम के वेक्टर को बना लें इस दिशा में, एक इस दिशा में मोमेंटम वेक्टर बना लें, इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसी तरह इसका मोमेंटम इधर बना लें और देखें इसके भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसा सोचें। मोमेंटम तो पहले भी m टाइम्स v था, क्योंकि ये थीटा एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हमने कंपोनेंट बनाना सीखा है, जहां थीटा वहां कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट आया m टाइम्स v कॉस थीटा, और यहाँ आया m टाइम्स v साइन थीटा। इसी तरह ये m टाइम्स v व्यक्ति है, ये एंगल बेटा थीटा होगा करस्पॉन्डिंग के हिसाब से, अगर ये थीटा है तो m टाइम्स v कॉस थीटा, और यहाँ आया m टाइम्स v साइन थीटा।
अब मेरे पास बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। ये वॉल है, तुम ध्यान से देखो, ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये अलोंग द वॉल है, साइन थीटा कंपोनेंट अलोंग द वॉल है, कॉस थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल है, कॉस थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल है। तो देखो ध्यान से, जो अलोंग द वॉल है उसका मैग्नीट्यूड पहले एम वी साइन थीटा था, एम वी साइन थीटा था। अलोंग द वॉल वाला कंपोनेंट पहले भी राइट की डायरेक्शन में था और आज भी बच्चे राइट की ही डायरेक्शन में है। यानी मैं अगर ऐसा लिखूं कि अलोंग द वॉल मोमेंटम इनिशियल इज एम वी साइन थीटा और फाइनल मोमेंटम इज अगेन एम वी साइन थीटा, और दोनों के दोनों ही राइट की डायरेक्शन में है, इसलिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो देयर इज नो चेंज। भैया अगर वेक्टर को बदलना है तो उसका या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए तो वो बदला, या तो डायरेक्शन बदल जाए तो बदली। लेकिन अगर मैं मोमेंटम के कंपोनेंट करके देखूं और मैं पाऊंगा कि यार अलोंग द वॉल वाला कंपोनेंट ना तो डायरेक्शन में बदल रहा है, पहले भी राइट में और आज भी राइट में, और ना तो मैग्नीट्यूड में बदल रहा है, क्योंकि एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड तो है ही उसका। लेकिन अब मैं परपेंडिकुलर टू वॉल सोचता हूँ, परपेंडिकुलर टू वॉल पी इनिशियल ये वाला कंपोनेंट है, यानी एम वी कॉस थीटा, और वो ऐसे नीचे की तरफ है। फाइनल मोमेंटम देखो ये वाला है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है एम वी कॉस थीटा, परंतु ये अब की बार ऊपर की तरफ आ गया, एरो बदल गया, देखो ये अब की बार ऊपर चला गया है, चला गया है। पहले एम वी कॉस थीटा नीचे था, तो भैया मैग्नीट्यूड नहीं बदला है कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। और अगर डायरेक्शन बदली है तो मैं किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देता हूँ और किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देता हूँ, मेरी इच्छा है। तो जब तुम चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बेटा एम वी कॉस थीटा है, माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी कॉस थीटा होगा। जवाब है हाँ। तो एम वी कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस एम वी कॉस थीटा, अरे सर ये तो ऐड हो गया, टू एम वी कॉस थीटा। ठीक, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ रहा है टोटल, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज आया ही नहीं, ये डेल्टा पी यहाँ पे जीरो है और यहाँ डेल्टा पी इतना है। क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, परपेंडिकुलर टू वॉल जीरो है, सॉरी अलोंग द वॉल जीरो है, परपेंडिकुलर टू वॉल ये हमने निकाल रखा है टू एम वी कॉस थीटा, तो ये जीरो ये टू एम वी कॉस थीटा, टोटल टू एम वी कॉस थीटा ही आएगा। आंसर वुड बी टू एम वी कॉस थीटा, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप एग्जाम्स में आता है ना, बहुत जगह आ चुका है। तो ठीक है, कर लिया हमने एक क्वेश्चन। अगला देखे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। इस सवाल को इस तरह सोचो, ध्यान देना कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है, एंड द फॉर्मूला इज एज फॉलोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। जो भी वेक्टर ए है अगर वो गिवन है तो उसके बीच का उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, वटेवर जो चेंज हो सकता है वो है एंगल, क्योंकि एंगल पे ही इसने सवाल पूछा है कि व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल बदल बदल के चेक करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ऐसे समय में कॉस थीटा की वैल्यू +1 होगी, और यही वैल्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम होती है। जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा उसी समय पे आर मैक्सिमम होगा, यानी कि तय हुआ कि जब ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तभी रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। इजी क्वेश्चन है, मैंने रिकॉल कराने के लिए फॉर्मूला वगैरह लिख दिया। आगे देखो, अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ही समय पर, एक्टेड बाय टू फोर्सेस इक्वल टू 5 एंड 3 न्यूटन, मतलब एक बॉडी पर, सॉरी 4 एंड 3 न्यूटन, एक 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, एक 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, डायग्राम दिया नहीं है, किस डायरेक्शन में पता नहीं है। तो कह रहा है द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, सीपीएमटी का सवाल है, लल्लू कूड़ा सवाल है बिल्कुल। तो ध्यान से देखो 4 और 3 ये नहीं बता रहा है कि 4 कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है और 3 न्यूटन वाला कौन सी डायरेक्शन में फोर्स है, यानी फोर्स में ये डायरेक्शन के विषय में कोई जानकारी नहीं दे रहा। तो पूरी संभावना है कि हमारी 4 न्यूटन की फोर्स और आगे की 3 न्यूटन की फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, और अगर ऐसा होगा तो जो नेट फोर्स होगी वो 7 न्यूटन आ जाएगी। सर ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं आप कि 4 न्यूटन आगे काम कर रहा है और 3 न्यूटन पीछे काम कर रहा है? इसे देख के पता चल रहा है कि जो एफ नेट है वो हमारे लिए 1 न्यूटन बचेगी। आपको पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है,
और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो मिनिमम रिजल्ट आता है। यानी ये तो तय है कि जो मेरी एफ नेट है वो या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, और या तो 7 के बराबर या 7 से छोटी होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो क्या कह रहा है, देखो फोर्थ नंबर ऑप्शन में बिटवीन 1 एंड 7 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन, दो वेक्टर्स कोई भी हो एक प्लेन में लाई करेंगे ही करेंगे। अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड दिस प्लेन, हमने कहा ओके, देन द रिजल्टेंट ऑफ these three vectors is a plus b plus c। देखो भैया, मैं इसको इस तरह समझाने का प्रयास करता हूं तुमको कि ये और ये, तो इसे तुम कह दो x एक्सेस है, इसे कह दो y एक्सेस है, इसे कह दो z एक्सेस। मैं इस जमीन की बातें सोचता हूं, ठीक, जो ये जमीन हमने बना रखी है। जमीन का मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एक्स जेड प्लेन, है ना, जमीन की बात कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है। यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं। लेट अस सपोज ये दो वेक्टर्स मैं ऐसे बना रहा हूँ और ऐसे बना रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ से देख लेते हैं, ऐसे बना रहा हूँ। और तीसरा जो वेक्टर है वो इस प्लेन के बाहर जा रहा है। हमने कहा हाँ ठीक है, तीसरा प्लेन के बाहर जा रहा है। क्या इनिशियल पॉइंट और क्या फाइनल पॉइंट आपस में मिल पाए हैं? जवाब है नहीं सर, नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि अगर इस पॉइंट को, जो फाइनल पॉइंट है हमारा, इसे अगर इनिशियल से मैच कराना हो, यहाँ मैच कराना हो, तो इस वाले पूरे वेक्टर को जमीन पे गिरा के इधर ही मैच कराना पड़ेगा। हमने कहा तो मतलब ये फाइनल और इनिशियल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन का क्या मतलब है अभी बताते हैं, ध्यान सुनो। स्टोरी ये है कि हमने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा और कहा कि अगर एक वेक्टर हो, दूसरा वेक्टर हो, तीसरा वेक्टर हो, चौथा वेक्टर हो, पांचवा वेक्टर हो, छठा वेक्टर हो, सातवां वेक्टर एंड सो ऑन, तमाशा चल ही रहा है। चलते चलते अगर ट्रायंगल लॉ से मैच करते करते सारे वेक्टर्स को मिलाया और फाइनल टेल और इनिशियल टेल और फाइनल हेड, यानी आखिरी वेक्टर का हेड और इनिशियल वेक्टर का टेल एक ही जगह पे आ गया, यानी बन गया कैसा बेटा, क्लोज्ड पॉलीगॉन। तो ये तय होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और अगर क्लोज नहीं हुआ तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। हमने वही काम यहाँ किया, पहले एक वेक्टर रखा, दूसरा रखा एक ही प्लेन में, और तीसरे को कह रहा है कि ये प्लेन के बाहर जा रहा है। तो हम तय कर रहे हैं कि ये और ये मैच नहीं कर सकते और ये क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं बनाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। ऑप्शन मैच करो, कैन नॉट बी 0, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। अगला सवाल पढ़ो। If the resultant of two forces has a magnitude smaller than the magnitude of the larger force, the two forces must be, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। If the resultant of two forces has magnitude smaller than the magnitude of larger force, then the two forces must be। देखो ध्यान से, एक ये है, एक ये है, 90 डिग्री पे लगा के मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक। रिजल्टेंट ये आएगा, और रिजल्टेंट जो है वो तो हाइपो के फॉर्म में आ रहा है, और हाइपो जो होता है वो पहले और दूसरे दोनों से ही बड़ा होता है। अब मैं तुम्हें और दिखाता हूं, अगर मैंने ऐसे बनाया तो रिजल्टेंट और बड़ा हो जाएगा, दोनों से ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक दो वेक्टर्स ऐसे लगाऊं, तो देखो रिजल्टेंट किसी एक से छोटा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यानी कि अगर मेरा थीटा 0 से लेके 90 के बीच है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड दोनों से बड़ा होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मे बी, मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि किसी एक के मैग्नीट्यूड से छोटा हो जाए। ठीक है, बात तो सही है। तो हम कहेंगे कि यार ऑपोजिट डायरेक्शंस में, एक इधर है तो एक इधर है, मतलब एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में, ऐसी डायरेक्शंस में अगर काम कर रहे हो
तो रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा, तो पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, डी ऑप्शन। सॉल्व करने का नहीं है बेटा, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है फोर्सेस हैं F1 और F2, एक एक्ट ऑन अ पॉइंट मास, ठीक है, एक पॉइंट उस पर काम कर रहे हैं, इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी। कह रहा है कि एक पॉइंट मास है, इस पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, ये F1 है और दूसरी F2 है, और इंश्योर कर रहे हैं कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है। तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका तो मैग्नीट्यूड सोचना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा पहले वाली फोर्स का स्क्वायर दूसरे वाली फोर्स का स्क्वायर 2F1 F2 और कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बोला है, और कॉस 90 कुछ होता नहीं है क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बच रहा है वो है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने वैल्यू दी नहीं है, इस कारणवश वैल्यू ना देने की वजह से ये वैल्यू यहीं रुक जाएगी। तो आप देखेंगे कि सी ऑप्शन आपको आनंदमयी तरीके से मजा आ रही होगी इसमें, ठीक है, बढ़िया है। कह रहा है कि ए माइनस बी का मॉड और ए का मॉड और बी का मॉड बराबर है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है, हम ठीक है देख लेते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है कि ए माइनस बी, ये जो कुछ भी है इसका मॉड और ए का मॉड और बी का मॉड आपस में बराबर है। तो हमने कहा अच्छा, ए माइनस बी का मॉड होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझा जाए। तो इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं। सर रिजल्टेंट तो ए प्लस बी होता था, अभी ए माइनस बी भी रिजल्टेंट ही होता है, वो माइनस हो गया कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हम ए माइनस बी का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, 2ab कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत वाली बात, जवाब है नहीं। फिर वो कह रहा है कि जो a माइनस बी आया है रिजल्टेंट वो a और b के बराबर है, तो हम यहाँ पे a ही लिख लें, और फिर जहां जहां a लिखा है वहां तो a रहने दें, और जहां b लिखा है वहां भी a लिख लें, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि a और b दोनों बराबर हैं। तो a कॉस थीटा, भैया स्क्वायर लगा लो तो यहाँ का रूट हट जाएगा, तो ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे 2a स्क्वायर माइनस अगेन 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तो a स्क्वायर है ही, डिवाइड मार दो, तो 1 इक्वल टू 2, 1 माइनस कॉस थीटा, देखने में पता चलता है कि इसको नीचे भेज देना चाहिए, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो तुमको दिखेगा कि यार इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/2, ये बनी प्लस का 1/2, और कॉस थीटा अगर 1/2 आ गया तो थीटा की वैल्यू शुद्ध रूप से 60 डिग्री निकल कर आती है, ठीक है। मैंने तुम्हें ये एक तरीका बताया स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो बताता हूँ। एक थ्योरम पढ़ाई गई थी आपको क्लासरूम में कि अगर कोई एक वेक्टर है मान लेते हैं ए, और कोई एक वेक्टर है मान लेते हैं बी, और कहा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो बराबर है, तो इनसे कोई ना कोई रिजल्टेंट भी आएगा। तो हमने कहा अच्छा रिजल्टेंट, और कह रहा है जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के ही बराबर है, मतलब ए बी के बराबर है और बी आर के बराबर है। तो बताओ ए और बी के बीच कितना एंगल होगा। ये क्वेश्चन की तरह कराया गया था, लेकिन ये एक थ्योरम है और आपको याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आंसर आता था 120, ठीक। तो अभी फिलहाल क्या कह रहा है कि ए बी बराबर है और ए माइनस बी या ए प्लस बी इसके बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ए प्लस बी बराबर होता तो तय होता कि एंगल 120 डिग्री होता। ए माइनस बी बराबर है तो माइनस करने के लिए बी को उल्टा कर दोगे, तो बी को ले आओ पीछे, और बी को जब तुम पीछे लाओगे तो ध्यान से देखो कि ये एंगल बचेगा कितना, 60 डिग्री। तो यही तो हमारा आंसर। तो वो शॉर्टकट था, ऑल्दो अगर शॉर्टकट हमेशा ना चमके तो कॉन्सेप्ट तो हमेशा चमकता है यार, कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 एंड द रिजल्टेंट इज सी। तो हमने कहा ओके ठीक बात है, तो सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, आओ देखते हैं। तो सी का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। सी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120, एंड कॉस 120 इज -1/2। वैल्यू प्लेस करें, वैल्यू प्लेस करोगे तो आएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड दैट इज ए बी। सी का मॉडुलस आ गया, आ गया। तो हमने कहा यार ये क्या पूछ कह रहा है, ये कह रहा है इक्वल टू होना चाहिए ए माइनस बी के, लेस देन होना चाहिए ए माइनस बी के, ग्रेटर देन होना चाहिए ए माइनस बी के, मे बी इक्वल टू ए माइनस बी होना चाहिए। देखते हैं, सुनो। सबसे पहले तो ए माइनस बी निकाल लेते हैं, इसका मॉड। ए माइनस बी का मॉड जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही तो पढ़ाया गया था। जी हाँ, देखो इस सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर है ए बी जो माइनस हो रहा है, और यहां पर है 2ab कॉस थीटा। हमने कहा हाँ भाई 2ab कॉस थीटा है। सोचने की बात क्या है कि यार अगर मैं कॉस थीटा को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, भूल जाके कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2ab माइनस हो रहा है, और यहाँ पे ए बी माइनस हो रहा है। तो ये तो तय हुआ कि यहाँ ज़्यादा माइनस हो गया, यानी ए माइनस बी छोटा हो गया और सी हमारा बड़ा हो गया। बात तो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गलती से अगर हम ये एंगल 60 डिग्री कर देते तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आ जाती 1/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता, तो ये ए माइनस बी और सी सेम टू सेम आ जाते। हाँ, मतलब एक चांस है कि एट 60 डिग्री एंगल दिस a माइनस बी एंड सी आर सेम। तो मतलब बराबर हो सकता है, हमेशा बड़ा होने की गारंटी नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बराबर हो सकता है। आगे बढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 5, 12 और 13। तो देखो ध्यान से देखो, सिंपल। कह रहा है ए, कह रहा है बी, कह रहा है सी। ए की वैल्यू बोल रहा है 12, बी की वैल्यू बोल रहा है 5, सी की वैल्यू बोल रहा है 13, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब जोड़ोगे ना तो सी वेक्टर बनेगा, यानी कि 12 को और 5 को जोड़ोगे तो पक्का पक्का क्या बनेगा बेटा, 13 बनेगा। सर 12, 5 का 13 कैसे बन सकता है? सर इसका स्क्वायर करके 144 कर दो, इसका स्क्वायर करके 25 कर दो, जोड़ो और रूट लगा दो तो आंसर तो 13 ही आएगा। सर तो पाइथागोरस लगा ली, इसका मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। π/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, इतना सिंपल सोचा जा सकता है। लेकिन सर स्कूल की कॉपी में क्या ऐसा लिख देंगे? ऐसा नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखने का पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से भी बता देते हैं। वो तुम्हें सवाल में कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करोगे तो आएगा सी वेक्टर, अर्थात सी वेक्टर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। तो अगर मैं सी वेक्टर का मॉड निकालने की कोशिश करूं तो मेरे लिए आंसर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? सी का मॉडुलस दिया है 13, मैं स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर अगर मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ तो राइट में भी करूंगा, तो ये जो रूट है ये हट जाएगा। तो भैया ए की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। ये है 144, ये है 25, मिला के कितना बन गया बेटा, 169। तो ये भी 169 प्लस 12, 5, 60, 60 2 120 वट एवर कॉस थीटा। इसको इधर ले जाओ तो माइनस होके 0, दैट इज 120 कॉस थीटा। 120 को नीचे भेज दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। और कोरिया का बच्चा भी बताएगा कि कॉस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री। नहीं आया? इतना सुंदर, इतना बढ़िया सवाल। तो ये आप पेपर में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे इस आंसर को, ये वो है। एक्चुअली फिजिक्स का मतलब डिस्कशन से है। क्लासरूम में अच्छा डिस्कशन करिए, और फिर जिस भी तरह से आप जो सही लॉजिक, सही कॉन्सेप्ट लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं घर में वो करिए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, आंसर निकाल पा रहे हैं विद द करेक्ट लॉजिक, तुक्के से नहीं, तो सब सही है। और फिर वो पिछला तरीका जो बताया था इस सवाल का वो भी सही है, और फिर ये भी सही है। बट क्योंकि हम एग्जाम्स दे रहे हैं और हमें एग्जाम्स में ठीक ठीक नंबर भी लाने होते हैं, तो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है। आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स विच कम्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओ, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का बताना है जो इन दो बदतमीजों के एडिशन से आता है।
तो सवाल बड़ा लल्लू है, पूछने के लिए इसने भाषा को बदल दिया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इन दो बदतमीजों को जोड़ने से आ रहा है। तो भैया जोड़ो, आई से आई जुड़ेगा और जे से जुड़ेगा जे। तो 6 और 3 हो गया मेरे बच्चे 9 आई कैप, और 4 और 7 हो गया शायद 11 जे कैप। और अगर मैं इस बदतमीज का गलती से मॉड निकालने लग जाऊं तो इट वुड बी 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये बन गया बेटा 81 और ये बन गया 121। जोड़ा जाए तो क्या आंसर आएगा, एक और एक हो गया 2, 12 8 आ गया 20, रूट का 202। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का सम पूछ रहा है, डिस्टेंस का नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, एक्स वाई जेड एक्सेस जानते हो ना, उन्हें बनाओ, बनाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और एक्स वाई जेड एक्सेस में किस प्रकार से आपको नॉर्थ साउथ मानने हैं, यहाँ से वो भी आपको पता चलेगा, तो आप वो भी पता करिए। देख रहे हैं डायरेक्शंस, तो जो अंदर जा रही है डायरेक्शन, इसे आप मानिए कि नॉर्थ है, जो राइट में है ये ईस्ट है, नॉर्थ के पीछे जो है वो साउथ है, ईस्ट के अंदर जो है वो वेस्ट है। ठीक है, ऊपर वाला वर्टिकली अप है और नीचे वाला वर्टिकली डाउन है। अगर आप ध्यान से देख पाएं तो आप इन्हीं चीज़ों को एक्स वाई जेड एक्सेस से डिनोट करते थे। ठीक, तो 6 दिशाएं जो हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आ सकती हैं। तो वो एक्स वाई जेड में डिस्प्लेसमेंट बताकर सवाल पूछ लेगा, या कई बार ऐसा होगा कि थोड़ा रियलिस्टिक होने के लिए मैथमेटिक्स से दूर आकर वो कहेगा नॉर्थ साउथ, सब एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है ना, सवाल पूछने के तरीके हैं। कह रहा है कि यही आदमी पहले 12 मीटर ईस्ट में जाता है। तो हमने कहा अच्छा भाई 12 मीटर ईस्ट में ले जाओ, 12 मीटर। फिर वो कह रहा है कि 6 मीटर नॉर्थ में जाता है। तो हमने कहा अच्छा भाई 6 मीटर नॉर्थ में चलो। 90 डिग्री है भाई साहब ये। उसके बाद कह रहा है कि 6 मीटर नहीं 5 मीटर है यार, ये मेरी भी आंखें खराब हो गई हैं। फिर वो कह रहा है कि 6 मीटर जो है वो कहाँ ले जाओ इसे, वर्टिकली अपवर्ड्स, ये 6 मीटर ले जाओ। और ये इसकी फाइनल हो गई, ये इनिशियल थी और ये फाइनल हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि टोटल बताओ, टोटल बताते ध्यान से सुनना। अगर तुम इसका डिस्टेंस निकालने जाओ तो डिस्टेंस तो क्लियर है कि पहले 12 चला, फिर 5 चला, फिर 6 चला। ठीक, 12 6 18 और 5 23 मीटर्स, ये जो है डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा सर, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे निकलता है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये तो आ नहीं रहा अपने को, ना आए टेंशन मत लो। इसे एक्स बोलो बेटा, ठीक है, इसे बोलो वाई और इसे बोलो जेड। ठीक, एक्सेस बता रहा हूँ। तुम जब आगे चल के आए हो ना, यहाँ चल के आए हो तो 12 मीटर पे चल के आए हो एक्स में, लेकिन वाई और जेड में नहीं चले हो। फिर यहाँ देखो, तुम यहाँ पे 12 के बाद ना तो एक्स में चले हो और ना तो वाई में चले हो। ठीक, सिर्फ जेड में चले हो। कितना चले हो, 5 अंदर की तरफ, यानी 12 पे तुम पहले से खड़े थे, और वाई में तो तुम चले नहीं, और जेड में चले माइनस का 5, अंदर गए तो माइनस। फिर जो लास्ट में तुम वर्टिकल चले हो वो चले हो बेटा जेड, सॉरी वाई में, और ना जेड में चले हो ना एक्स में चले हो। तो एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई में कोई चेंज नहीं, सॉरी जेड में कोई चेंज नहीं, लेकिन वाई में आखिरी बार कितना आया, प्लस का 6। इनिशियल कोऑर्डिनेट तुम्हारे कितने हैं, 0,0,0, और फाइनल कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, 12 6 और 5। अब जब तुम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से सोच सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे सोचेंगे, ये हो गया तुम्हारा x2, ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया तुम्हारा y2, ये हो गया y1, ये हो गया तुम्हारा z2, ये हो गया तुम्हारा z1। तो भैया 12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ये है। अब चेक करिए भैया क्या आ रहा है, ये है 12 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर टेंशन नहीं लेना। 144 प्लस 36 प्लस 25, ये है भाई साहब कुछ। ठीक, अभी डेसिमल वगैरह में जाएगा, तो डेसिमल में जाने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनको जोड़ते हैं। तो आया 144 प्लस
36 प्लस 25, तो भैया ये आ रहा है आपके लिए 205। और जो आया 205, इसका रूट कैसे सोचेंगे? इसका रूट निकाल लेना, रूट 205, तो आंसर वुड बी 14.31। 14.31। सर आपको कैसे पता कि ये आंसर 14.31 आएगा? अबे सोचो यार, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ये 205 है, 15 के स्क्वायर से थोड़ा कम है, तो 15 के स्क्वायर से थोड़ा कम में तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, 14.31। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल तुमसे कह रहा है बहुत सिंपल तरीके से, कह रहा है कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। कह रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, या कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। हमने कहा सुनो यार, ट्रायंगल बनाने का क्या अर्थ है, ध्यान से समझना। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हाँ, और एक वेक्टर ये है। हमने कहा हाँ, बात तो सही है। अगर ये शुरुआत और आखिरी, यानी इसका हेड और इनिशियल वाले की टेल अगर आपस में मैच कर गई ना बेटा, तो ये एक क्लोज्ड ट्रायंगल बन जाएगा। मैं इसको क्लोज्ड पॉलीगॉन बोलूंगा। क्लोज्ड पॉलीगॉन बोलने का मतलब है तीनों व्यक्तियों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। चाहे वो आइसोसेलेस बने, चाहे वो इक्विलेटरल बने, चाहे वो राइट एंगल्ड बने, लेकिन क्लोज होगा तब वो जीरो हो पाएगा, वरना जीरो नहीं हो पाएगा। तो अगर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आया तो हम ये बात मानेंगे कि कोई ट्रायंगल ए, बी या सी में से बन सकता है। तब हम चेक करेंगे कि क्या इक्विलेटरल है, क्या आइसोसेलेस है और क्या राइट एंगल्ड है, इसको चेक करेंगे। लेकिन पहले ये तो देखें कि रिजल्टेंट जीरो आ रहा है कि नहीं। और रिजल्टेंट अगर जीरो आ रहा है तो तीन लोग मिलकर ट्रायंगल बना लेंगे। तो फर्स्ट चेक वेदर दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट, उसके बाद आगे प्रॉब्लम को चेक करो। तो हमने कहा ठीक है यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक बार देख लो। ए लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी क्या लिखा है? i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। सी लिखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। जुड़ता कैसे है? आई से आई से आई, जोड़ोगे तो 3, 1 4, 2 6, 6i कैप। फिर कैसे जुड़ता है? जे से जे, जे से जे, -2, -3, -5, -5 और +1, तो माइनस का 4j कैप। आइए साहब, के से के और के से के, तो मेरी समझ कहती है कि 5 और 1 6, 6 में से 4 गया तो 2। क्या रिजल्टेंट जीरो आ रहा है? जवाब है जीरो नहीं आ रहा। जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं बनाएंगे। क्लोज नहीं होगा तो ट्रायंगल कहाँ से बन जाएगा? तो देयर वुड बी नो ट्रायंगल एट ऑल, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। कोई परेशानी है इसमें? जवाब है बिल्कुल नहीं, सस्ता सवाल है। अच्छा भाई साहब, 18 सवाल आज के हो गए, फ्रॉम 19 टू 40। ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जो मिलेगा आपको बेटे कल। कोई प्रॉब्लम है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आसान सवाल हैं, इजी हैं, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आते रहेंगे। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फॉलो करिए AIC लाइव को। लाइव में ई 2 बार है। अमन इंदिरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। जो करिकुलम हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो शीट्स हम क्लास में डिस्कस करते हैं, देते हैं बच्चों को, वही हम यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे हैं वो देखते रहें, और जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अप्रोच करने के तरीके मैं आपको बताते जा रहे हैं। और अगर ये सीरीज फॉलो करोगे तो ये मान लेना कि न्यूमेरिकल्स लगाने में तो माहिर हो जाओगे। मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।